लगेंगे आग तो आएंगे हर घर जद में, लगेंगे आग तो आएंगे हर घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार, द फ्री वॉइस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका में आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, कहीं ना कहीं उसका असर हमारा पड़ोसी देश नेपाल और भारत पे भी पड़ते हुए दिख रहा है। श्रीलंका में मुख्य वजहें हैं जिसके कारण वहाँ पे आर्थिक स्थिति खराब हुई है। वहाँ पे लोगों के पास अभी खाने को कुछ नहीं है, मतलब खाने को लोग तरस रहे हैं। वहाँ पे पेपर शॉर्टेज हो गई है जिसके कारण एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया गया है। पावर शॉर्टेज चल रही है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कि दोनों वहाँ पे 5 घंटे तक बिजली लोगों के घर में नहीं पहुँच पा रही है। स्थिति बहुत ही ख़राब है। स्थिति देखे तो इतनी ख़राब है कि वहाँ पे अगर लोग एक शाम का खाना खरीदते हैं तो दूसरे शाम उसी चीज़ को सोचते हैं कि कैसे ही उसको खाना तो चला लें। क्यों ऐसी स्थिति है, चलिए नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो श्रीलंका में जो आर्थिक स्थिति ख़राब हुई है उसका कारण है कि श्रीलंका में जो पिछले साल कोविड आई थी उसका प्रबंधन अच्छे से नहीं किया गया था, और उसी दौरान प्रबंधन अच्छे नहीं होने के बावजूद भी उसी दौरान एक जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया था राजपक्षे गवर्नमेंट के द्वारा। राजपक्षे सरकार है, महिंद्रा राजपक्षे जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे, उनके द्वारा एक डिसीजन लिया गया 29 अप्रैल 2021 को कि जितने भी केमिकल फर्टिलाइज़र है उनका इंपोर्ट, उनका निर्यात श्रीलंका में बंद किया जाता है। और अगर बता दें आपको, अप्रॉक्स 90% से ज़्यादा वहाँ पे जो कृषि क्षेत्र हैं वो डिपेंडेंट थे केमिकल फर्टिलाइज़र पे, और उनको रातों रात बंद कर दिया। केमिकल फर्टिलाइज़र का निर्यात उस देश में बंद कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। उसके बाद स्थिति धीरे धीरे बदतर होते जाती है, स्थिति और ख़राब होते जाती है। अगस्त में उनको आर्थिक इमरजेंसी लगानी पड़ती है। आर्थिक आपातकाल अगस्त में लगाया जाता है, 31 अगस्त को वहाँ पे आर्थिक आपातकाल लगाया जाता है। लोग सड़कों पे आ जाते हैं। इसके दूसरा जो मुख्य कारण यहाँ पे था कि एक्सटर्नल डेब्ट वहाँ के सरकार पे बहुत ज़्यादा है। लोन इतना सरकार ले चुकी है कि उसके पास पैसा नहीं कि दूसरे देशों से वह निर्यात कर सके, सामानों को खरीद सके, क्योंकि वहाँ का जो जीडीपी है, जीडीपी वहाँ का पूरा 81 बिलियन US डॉलर पूरा जीडीपी है। उस जीडीपी पे 110% का कर्ज है पूरे दुनिया की बात करें तो। उन्होंने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया है, IMF से कर्ज लिया है, चाइना से उन्होंने सबसे ज़्यादा कर्ज लिया है। यहाँ तक कि चाइना ने क्या किया, उनका जो हम्बन टोटा पोर्ट है उसको 99 साल के लिए लीज पे ले लिया हुआ है, क्योंकि 99 साल के लिए वह पोर्ट चाइना का है, वहाँ पे वो कुछ भी कर सकता है। तो इस तरीके से जो स्थिति है बहुत ही बदतर है। चाइना के चुंगल में फंस चुका है और आज के समय में चीन उसको सहायता देने में असमर्थ साबित हो रहा है। और जो तीसरा जो महत्वपूर्ण वजह है वहाँ की इकोनॉमिक कोलैप्स होने की, वो तो जैसा कि आपने देखा कोविड थी ही, कोविड के कारण प्रबंधन सही से नहीं हुआ। और चौथा जो महत्वपूर्ण कारण वहाँ पे है कि यूक्रेन और रसिया के जो यूज़ चल रहे हैं इस समय, इससे कारण क्रूड ऑयल की प्राइस, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उन सब की प्राइस हाइक होने लगी। और ज़्यादातर जो क्रूड ऑयल की आज के समय की बात करें तो अप्रॉक्स 110 to 20 डॉलर पर बैरल चल रही है। तो इतने जो मार्जिन इतना होने के बावजूद इसके कारण श्रीलंका में जो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने के कारण वहाँ की जो डीजल पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा हाइक हो गई, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, तो लोग का ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया। इसके कारण जीडीपी पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और जो मुख्य वजह जो बताई जाती है कि इंपोर्ट बैन होने के कारण, जो केमिकल फर्टिलाइज़र का इंपोर्ट बैन होने के कारण हुआ क्या कि रातों रात जो डिसीजन लिया गया 29 अप्रैल को, उसके कारण जो वहाँ का जीडीपी है, जीडीपी 81 बिलियन डॉलर, उस जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है कृषि क्षेत्र का वो लगभग 84% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का। और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इतना बड़ा डिसीजन लिया गया, केमिकल फर्टिलाइज़र को बंद कर दिया गया, और केमिकल फर्टिलाइज़र पे लगभग 80% से ज़्यादा 80 से 85% से ज़्यादा जितने भी क्रॉप्स थे, जितने भी कृषि क्षेत्र से वो डिपेंड थे। लेकिन इतना बड़ा फैसला ले लिया गया बिना किसी कृषि संस्थान या संगठन से राय मशवरा किए बिना। इसके कारण बहुत ज़्यादा असर हुआ, लोग सड़क पे आ गए, लोग प्रोटेस्ट करने लगे। हालात जो इम्पैक्ट हुए हैं वहाँ के, इसके कारण आज के समय में वहाँ पे स्थिति ऐसी है कि जो खाने का पदार्थ है, जो बेसिक नीड्स है, एक जो लीटर दूध है वहाँ पे अभी 200 से 250 रुपये पर लीटर मिल रही है।
और दूसरी तुलना में अगर बात करें कुकिंग ऑयल जो है, जो खाद्य पदार्थ की जो तेल होती है, वहाँ पे उसकी भी दाम लगभग अप्रॉक्स 300 रुपये पर लीटर है। अगर जो डीजल पेट्रोल की बात करें तो 1 लीटर डीजल जो वहाँ पे 350 रुपये पर लीटर मिल रहा है। इस ऐसी स्थिति बदतर बन गई हुई है। भारत ने अब तक श्रीलंका को लगभग $1 बिलियन का जो यूएस के जो लोन मुहैया करवाई है, जो कि लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत सॉफ्ट लोन, उस पर बहुत ही कम ब्याज लगता है, इंडिया ने मुहैया करवाई है श्रीलंका को। इसके बावजूद इंडिया ने श्रीलंका को 27,000 मीट्रिक टन लीटर जो इंडिया ने डीजल भेजा है कोलंबो, जिससे श्रीलंका को कुछ राहत पहुंच सके। लेकिन जिनकी उतनी मांग है, उतनी मांग के अनुसार इंडिया प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है। वास्तविक बात है कि इंडिया के पास भी उतनी मात्रा में है नहीं कि वह उसको पूरा कर सके। श्रीलंका की स्थिति आपात स्थिति बहुत ही बिगड़ती जा रही है। वहाँ पे जो सरकार है, इसी कारण वहाँ अनस्टेबल होने के कारण जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं वह इस्तीफ़ा दे चुके हैं। राजपक्षे गवर्नमेंट के पूरे कैबिनेट मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे चुके हैं। इसके कारण जो राजपक्षे गवर्नमेंट है, महिंद्रा राजपक्षे और गोटबाया राजपक्षे जो कि राष्ट्रपति हैं और महिंद्रा राजपक्षे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो भी विपक्ष है उनको उन्होंने बुलाया है कि आप कैबिनेट का हिस्सा बने। आप समझ जाइए इस चीज़ से कि जो स्थिति, मतलब विपक्ष को बुलाना पड़ रहा है कि आप सरकार में आके आप भागीदारी बनाएं, तो ऐसी स्थिति है। लेकिन वो विपक्ष के जो लोग हैं सरकार में शामिल होना नहीं चाह रहे हैं। उनको पता है कि लोग विद्रोह कर रहे हैं, लोग सड़क पे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार में शामिल होना सामान्य बात नहीं है। इस कारण जो स्थिति अभी बहुत ही ख़राब स्थिति वहाँ पे बनी हुई है। एक्सटर्नल डेब्ट बहुत ही बढ़ रहा है। एक डॉलर है उसके मुकाबले श्रीलंका का जो करेंसी है 315 रुपया के बराबर है। $1 इक्वल टू 315 रुपया श्रीलंकन रुपीज़ है। अगर इंडिया की बात करें तो 75 रुपया पड़ता है एक अमेरिकन डॉलर के इक्वल टू। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं तो एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है। वहाँ के जो जीडीपी का जो सबसे मुख्य कारण था, टी और रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है श्रीलंका एग्रीकल्चर सेक्टर में। जो टी का उत्पादन 10% उसके जितना इनकम होता है जीडीपी में, उसका 10% इनकम उसका टी से आता है। जो भी चाय से उसका जो एक्सपोर्ट होता है, लेकिन चाय का एक्सपोर्ट बंद हो चुका है क्योंकि चाय का जो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ होता था, बाद में उस केमिकल फर्टिलाइज़र का बैन को नवंबर में रिमूव कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी तब तक देर हो चुके थे, जितने भी जो फैक्ट्रीज थे वगैरह बंद हो चुके थे। इसके बाद में फिर से रीस्टार्ट करने के बावजूद भी कुछ सुधार नहीं देखा गया। और आज की स्थिति ऐसी है कि रूस और यूक्रेन की युद्ध के कारण वहाँ पे क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ही हाइक हो चुकी है। दुनिया में, भारत में नहीं, भारत के साथ साथ जितने भी एशियन कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्री हो, सभी लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट और जो भी फ्यूल है, फ्यूल से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं या जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, सभी का सामना कर रहे हैं। उनकी कमी देखी जा रही है। और श्रीलंका में ऑलरेडी क्राइसिस चल रही थी और उसके बावजूद आज के समय में लोग सड़कों पे आ चुके हैं। सरकार अनस्टेबल होने की कगार पे है। और जितने भी वहाँ के जो अभी विपक्ष में जो लोग हैं वह अविश्वास प्रस्ताव, जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के विरोध में ला चुके हैं। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।